ईयर 1986 जब वॉरेन बफे ऑफिशियली एक बिलियनियर बन गए थे। मतलब उनकी नेटवर्थ $1 बिलियन हो गई थी। उस वक्त उनकी एज थी 56 ईयर। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2024 में, तो अभी वॉरेन बफे की नेटवर्थ है $136 बिलियन। मतलब वॉरेन बफे को अपना पहला $1 बिलियन कमाने में लगे पूरे 56 ईयर, और अगले सिर्फ 38 ईयर्स में उन्होंने $135 बिलियन बनाया। पर सवाल है कैसे? आंसर, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। वॉरेन बफे सालों साल तक कंपनी के शेयर को होल्ड करके रखते हैं। जैसे वॉरेन बफे ने 1988 में कोका कोला के शेयर को खरीदा था, जिसे वो आज भी होल्ड करके रखते हैं। अब हमारे अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि हम किसी कंपनी के शेयर को 40-50 साल तक होल्ड करके रखें। लेकिन अगर आप दुनिया के अमीर लोगों की लिस्ट देखोगे तो ये सारे लोग अपने कंपनी के शेयर को होल्ड करके ही इतने अमीर बने हैं। और इसमें से सिर्फ वॉरेन बफे ही एक ऐसे इंसान है जो पिछले 25-30 सालों से इस लिस्ट में है, और इन्होंने अपनी सारी वेल्थ सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिंग से ही बनाया है, जो हर साल कंपाउंड होता रहता है। तो अब हम समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में कंपाउंडिंग काम कैसे करता है। देखिए, मान लीजिए कि किसी कंपनी का एक शेयर का प्राइस है ₹100, और वो कंपनी हर साल 15% के कंपाउंड इंटरेस्ट रेट से ग्रो होती है। तो 15% के रिटर्न से एक साल बाद इस कंपनी का एक शेयर का प्राइस हो जाएगा ₹115, और उसके अगले साल ये शेयर ₹130 का नहीं होगा, ये होगा ₹132.25, क्योंकि अब आपको ₹100 पर नहीं ₹115 पर इंटरेस्ट मिलेगा। अब ये अमाउंट अभी भले ही आपको बहुत छोटी लग रही हो, लेकिन अगर आप इसी शेयर को 20 साल बाद देखोगे तो ये उस वक्त तक ₹1600 का होता है, और 30 साल बाद ₹6600 का, और 40 साल बाद ₹26,700 का। तो अगर 40 साल पहले आपने ₹100 करके 100 शेयर खरीदे होते, जो कि ₹10,000 का होता, तो आपका ये सिर्फ 10,000 का इन्वेस्टमेंट ही 40 साल बाद ₹26,70,000 का हो जाता। अब कंपाउंडिंग में दो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है टाइम, और दूसरा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। दोनों को ही हम एग्जांपल से समझेंगे। तो सबसे पहले हम कंपाउंडिंग में टाइमिंग की इम्पोर्टेंस को देखते हैं। देखिए, कंपाउंडिंग में टाइम की इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है। आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे, आपको कंपाउंडिंग का पावर उतना ही जल्दी देखने को मिलेगा। इसे हम दो दोस्त के एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि दो दोस्त हैं, एक का नाम है राहुल और एक का नाम है राजू। दोनों को ही अपने 40 की एज में रिटायर होना है। तो राहुल ने अपने 20 की एज से इन्वेस्टिंग करने स्टार्ट कर दिया। वो हर महीने ₹10,000 एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता गया अगले 20 साल तक, जहाँ उसे हर साल 15% का रिटर्न मिलता था। तो अगले 20 सालों में राहुल ने पूरे 24 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं, और उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1.52 करोड़ की हो गई है। और दूसरी तरफ राजू ने अपने 20 की एज से इन्वेस्टिंग करने स्टार्ट नहीं किया था। वो अपनी 20 की एज में अभी इंजॉय कर रहा था, पार्टी कर रहा था, घूम फिर रहा था। और जब राजू 25 साल का हो जाता है तो उसे रियलाइज होता है कि अब मुझे भी इन्वेस्टिंग करने स्टार्ट कर देना चाहिए। तो राजू भी हर महीने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने स्टार्ट कर देता है, जहां उसे भी 15% का रिटर्न मिलता है। लेकिन राजू को भी अपनी 40 की एज में रिटायर होना था। तो राजू हर महीने ₹15,000 इन्वेस्ट करता गया, राहुल से पूरे ₹5,000 ज़्यादा। तो 15,000 के हिसाब से राहुल ने अपने 40 की एज तक पूरे 27 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए थे। फिर भी इसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू सिर्फ 1.02 करोड़ की होती है। दोनों अमाउंट में 50 लाख का डिफरेंस है, जबकि राजू राहुल से ₹5,000 ज़्यादा इन्वेस्ट करता था, और दोनों का रिटर्न भी सेम था। सिर्फ राहुल ने राजू से 5 साल पहले इन्वेस्टिंग करने स्टार्ट किया था, जिसकी वजह से राहुल 50 लाख रुपए ज़्यादा कमाता है राजू से। अब अगर दोनों ही अपनी इन्वेस्टिंग को स्टॉप कर देते हैं तो अगले 5 साल बाद राजू की इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ की हो जाएगी, लेकिन राहुल की इन्वेस्टमेंट 3 करोड़ की हो जाएगी, क्योंकि 15% के इंटरेस्ट से पैसा हर 5 साल में डबल होता है। तो अभी तक आपको कंपाउंडिंग में टाइम की इम्पोर्टेंस का पता चल गया होगा। अब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की इम्पोर्टेंस को समझते हैं। तो यहाँ पर हम 3 दोस्त के एग्जाम्पल को ले लेते हैं, राहुल, राजू और राम। इस बार मान लेते हैं कि तीनों ही ने अपनी 20 की एज से इन्वेस्टिंग करने स्टार्ट कर दिया है। राहुल वही हर महीने ₹10,000 इन्वेस्ट करता गया इंडेक्स फंड में अगले 20 सालों तक, जहां उसे 15% का ईयरली रिटर्न मिलता था। तो 20 सालों में राहुल ने पूरे 24 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, जिसकी वैल्यू बढ़कर 1.52 करोड़ की हो गई। और राजू भी हर महीने ₹10,000 इन्वेस्ट करता गया अगले 20 सालों तक, लेकिन इस बार राजू अपने पैसे को फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करता था, जहां उसे सिर्फ 7% का ईयरली रिटर्न मिलता था। तो 20 सालों में राजू ने भी पूरे 24 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए,
जिसकी वैल्यू बढ़कर हो गई 52.4 लाख रुपीस। राजू का पैसा 7% के रिटर्न से सिर्फ डबल होने में ही 20 साल लग गए। अब आता है राम। राम के पास फाइनेंस की काफ़ी अच्छी नॉलेज थी। उसे स्टॉक मार्केट के बारे में भी बहुत कुछ पता था, इसलिए वो खुद से एक 4-5 कंपनी का पोर्टफोलियो बनाता है और हर महीने अपने पोर्टफोलियो में 10,000 रुपये इन्वेस्ट करता जाता है अगले 20 सालों तक। अब क्योंकि राम ने 4-5 अच्छी कंपनी का पोर्टफोलियो बनाया था, तो उसे अपने पोर्टफोलियो से हर साल 21% का रिटर्न मिलता था। तो 20 सालों में राम ने भी 24 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए थे और राम की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 3.68 करोड़ में ग्रो हो जाती है 21% की ईयरली रिटर्न से। आप तीनों दोस्त की अमाउंट में डिफरेंस देख सकते हो। सिर्फ कुछ परसेंट एक्स्ट्रा रिटर्न से तीनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। अब मान लेते हैं कि तीनों ही ने अपनी इन्वेस्टिंग को स्टॉप कर दिया है, लेकिन तीनों ही आपस में डिस्कस करते हैं कि अब हम लोग और पैसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने इस पैसे को 10 साल बाद विड्रॉ करेंगे। तब तक के लिए हमारा पैसा जहां है वहीं इन्वेस्ट रहेगा। तो 10 साल बाद राहुल का 1.52 करोड़ रुपीस बढ़कर हो जाता है 6.15 करोड़ में, वही 15% के इंटरेस्ट से। और राजू का 52.4 लाख रुपए 10 साल बाद बढ़कर हो जाता है 1.03 करोड़ में, 7% के इंटरेस्ट से। और राम की 3.68 करोड़ रुपए 10 साल में बढ़कर हो जाती है 24 करोड़ 76 लाख रुपीस, वही 21% के ईयरली रिटर्न से। मैंने राम की इन्वेस्टमेंट की चार्ट भी बनाई है, आप इसमें देख सकते हैं कि राम की इन्वेस्टमेंट ओवर द ईयर कैसे ग्रो होती है। राम की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पहले 10 साल में सिर्फ 40.81 लाख की होती है और अगले 10 साल में उसकी इन्वेस्टमेंट 3.68 करोड़ की हो जाती है और उसके बाद राम अपने इन्वेस्टमेंट को स्टॉप कर देता है। लेकिन फिर भी उसके 5 साल बाद राम की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लगभग 3 डबल हो जाती है और एट द एज ऑफ 50 राम फाइनली 25 करोड़ का मालिक बन जाता है। और राम ने पैसे कितने इन्वेस्ट किए थे? सिर्फ 24 लाख रुपए। बस ये है कंपाउंडिंग का पावर। इसलिए आइंस्टाइन ने कहा था कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझता है वो अर्न करता है और जो नहीं समझता है वो पे करता है। दोस्तों, अब आप लोगों को लग रहा होगा कि 21% का ईयरली रिटर्न कमाना तो बहुत मुश्किल है, ये कैसे होगा? लेकिन ये 21% का रिटर्न कमाना उतना भी मुश्किल नहीं है। आप स्टॉक मार्केट से आसानी से 21% का ईयरली रिटर्न कमा सकते हैं, जिसके लिए आपको सिर्फ राइट नॉलेज और पेशेंस की ज़रूरत है। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे ऐसे कंपनी लिस्ट है जो पिछले 10-20 सालों से 21% से ग्रो हो रहे हैं। आपको सिर्फ ऐसे ही कंपनी को फाइंड करना है और उसे सही टाइम पर सही प्राइस में बाई करना है। अगर ये कंपनी फ्यूचर में 21% से नहीं लेकिन 15 to 18% से भी ग्रो होते हैं तो फिर भी आप बहुत पैसा बना सकते हो ऐसे कंपनी से। अब आखिर में मैं आप लोगों से सिर्फ एक सवाल पूछूंगा। अगर आपने इस सवाल का सही जवाब दे दिया तो मैं समझ लूँगा कि आप लोगों को कंपाउंडिंग समझ में आ गया है। तो सवाल ये है कि मान लीजिए कि मैं आप लोगों को अगले 20 दिनों तक पैसा दूंगा। पहले दिन मैं आपको दूंगा 1 रुपये, दूसरे दिन 2 रुपये, तीसरे दिन 4 रुपये और ऐसे ही करके मैं आपको हर अगले दिन पिछले दिन से डबल पैसा दूंगा। तो ऐसे ही करके मैं 15वें दिन में आपको दूंगा 16,384 रुपये। तो अब आप लोग बताइए कि मैं आपको 20वें दिन में कितना पैसा दूंगा। हाँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके आराम से कैलकुलेट कर लीजिए और कमेंट में अपना आंसर बता दीजिए। उसके बाद मैं सही आंसर बताऊँगा। तो इसका सही आंसर है कि 20वें दिन में मैं आपको दूंगा पूरे 5,24,288 रुपये। और ऐसे ही करके अगर मैं आपको अगले और 10 दिनों तक पैसा देता हूं तो मैं 30वें दिन में आपको दूंगा पूरे 53,68,70,912 रुपये। तो देखा आप लोगों ने ये अमाउंट 15वें दिन के बाद से कितनी तेजी से बढ़ी है और कैसे ये अमाउंट 1 रुपये से 53 करोड़ में हो गई सिर्फ 30 दिनों में। यही है कंपाउंडिंग का सुपर पावर। उम्मीद है कि आप लोग कंपाउंडिंग के पावर को समझ गए होंगे।